न्यूट्रिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आधा जो दवाई काम करता है तो आधा तो खाना ही होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये कैंसर की जो बीमारी हो वो ऐसा फैलता नहीं है। नमस्ते। हेल्थ का सीजन 2 में आपका स्वागत है। ऑन्कोलॉजी के सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे और आज का टॉपिक है कीमोथेरेपी, फैक्ट्स एंड मिसकंसेप्शंस। कि क्या ऐसे गलत फहमी है जिनसे हमें वाकिफ होना चाहिए। और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राघवेंद्र राव, जिन्होंने एम्स से अपनी डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी का कोर्स किया और अब कंसल्टेंट है विरिंची हॉस्पिटल्स हैदराबाद में। वेलकम टू द शो राघव। वेलकम डॉक्टर अभिलाष, थैंक यू। पहले बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि सबकी जानकारी के लिए कि कीमोथेरेपी क्या होता है और इससे इतने साइड इफेक्ट्स क्यों लोग इतना डरते हैं, कि इतने साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं इनके वजह से। कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान जो हम दवाई देते हैं, जिसके साथ में हम जो कैंसर के कण होते हैं इनको खत्म करने के लिए इन दवाइयों को हम कीमोथेरेपी कहते हैं। जैसे हम कीटाणु को खत्म करने के लिए जैसे एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं, इसी तरह से कैंसर के कण को खत्म करने के लिए हम ये दवाइयाँ यूज करते हैं। तो इन दवाइयों का जो एक्शन होता है, जिस तरीके से ये काम करते हैं, ये जो कण जब ये डिवाइड होते हैं या विभाजित होते हैं, उस टाइम पर ये उन पर हमला करके उनको खत्म करते हैं। तो जो भी कण शरीर में होते हैं जो एक्चुअली विभाजित ज्यादा तरीके से होते हैं, जैसे कि आपका जो इंटेस्टाइन या जो आप कहते हैं, या आपकी मुंह की जो परख होती है जिसको हम एपिथेलियम कहते हैं, ऐसे कण, और जो आपके खून के कण होते हैं, जो लाल कण हो, आपके प्लेटलेट हो या आपके सफेद कण हो, जो ज्यादा विभाजित होते हैं, तो इन पे काफी असर पड़ता है। ऐसे ही आपके जो बाल के जड़ होते हैं जिसमें कण विभाजित होते रहते हैं, तो इन पे भी असर पड़ता है। तो एक तरीके से ये कैंसर की जो दवाई का जो असर है, उन्हीं की वजह से आपको साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो बेसिकली कैंसर के सेल्स के अलावा ये जो भी सेल्स जहां पर भी बॉडी में ग्रो कर रहे हैं, उन सभी एरियाज को इफेक्ट करता है, जिनकी वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे अगर किसी भी व्यूअर्स में किसी के भी रिलेटिव्स या किसी को भी अगर कैंसर है और वो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी दवाई देते हैं उनके पास जाते हैं, तो पहले विजिट में या पहले फ्यू विजिट्स में कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले क्या क्या वो टेस्ट या क्या क्या चीजें, जो आईवी लाइन या क्या क्या चीजें प्रिपरेशन में करी जाती है जो एक पेशेंट को जिसकी जानकारी रहनी चाहिए। जी, तो पहले जब मरीज हमारे पास आता है तो हम कैंसर का हम निर्धारित करते हैं अपने जो बायोप्सी जो कहते हैं टुकड़े की जांच के साथ में, और उसके साथ में स्कैन की तरह स्कैन कर कर हम बेसिकली कि कहाँ कहाँ बीमारी है उसका निर्धारण करने के बाद में हम दवाई देने से पहले ये देखना चाहते हैं कि जो उनके नॉर्मल ऑर्गन्स हो, जैसे लीवर हो या किडनी हो, जो इम्पोर्टेंट होते हैं दवाई देने के वक्त, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या वो ठीक है या उनमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये निर्धारित करने के लिए कुछ हम खून की जांच करते हैं। और कभी कभी कुछ स्पेशल कीमोथेरेपी होते हैं, दवाइयाँ होती है जिसमें हम बाकी चीज़ें भी चेक करते हैं, जैसे कि फेफड़े का फंक्शन कैसा है, और क्या जैसे यूरिन प्रॉपरली आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हम भी निर्धारित करने के बाद में फिर हम पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स को हम समझाते हैं कि ये दवाई का असर क्या होता है, दवाई के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, और फिर हम उसे उनकी सम्मति लेने के बाद में फिर हम दवाई शुरू करते हैं। अक्सर मतलब जो लोग बात करते हैं कि कीमोथेरेपी के लिए बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं पूरे हाथों में और हर जगह, मतलब इंजेक्शन और छोटी आईवी लाइंस जैसे लगाई जाती है। तो इसमें भी जी। क्या अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या, जिसके जिसके हाँ लिए जी। उनको शायद चेंज ना करना पड़े, ऐसा ऐसा भी या किया? आप सही कह रहे हो, तो ये बात सही है कि कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में देना पड़ते हैं, और छोटी नसों में सुई के साथ में देना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ये बाय चांस अगर गलती से अगर नसें बाहर आती हैं तो ये काफ़ी तकलीफ दे सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम कीमोपोर्ट, मतलब बड़े नस में हम कुछ पोर्ट हम लगा देते हैं जिसके साथ में हम ये दवाई ढंग से दे पाएंगे बिना कोई मुश्किल के
साथ में। ऐसे ही पिक लाइन करके एक आती है जो हम छोटे बच्चों में, और शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी मतलब अराउंड 6 से 8 महीने के लिए जब हम प्लान करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में पिक लाइन होते हैं जो बड़ी नस में सीधा दवाई पहुंचाती है। तो इनकी यूज के साथ में हम जो ट्रीटमेंट है और साइड इफेक्ट है इनको हम कम करके जो पेशेंट को थोड़ा सा हम रिलीफ दिला सकते हैं। सो डेफिनेटली इन चीजों में भी काफी एडवांस हुआ है, जिससे जो जिन चीजों से पेशेंट्स को डर रहता है उनको विथ टाइम कम किया जा रहा है। अम, और जैसे अगर कीमोथेरेपी अब शुरू करने वाले हैं, तो एक परिवार को, एक पेशेंट को किन किन चीजों के प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या क्या ध्यान रहना चाहिए, ताकि जो जो साइड इफेक्ट्स हो उनको हम जितना कम हो सके उतना कम कर सके। तो कॉमन प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए एक परिवार जी। को, एक पेशेंट को? या जी बिल्कुल, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है जो न्यूट्रिशन, मतलब जो खाना पीना पेशेंट का होना चाहिए, वो यूजुअली ट्रीटमेंट के दौरान अराउंड 20 से 25% ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल से। जैसे अगर कोई पेशेंट यूजुअली 3 रोटी में उनका काम चल जाता है, तो उनको 1 रोटी बढ़ाना चाहिए, मतलब 20 से 25% बढ़ाना चाहिए खाना। उसी हिसाब से प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो भी बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो हम यूजुअली न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन का जो हम हेल्प लेकर उनके लिए एक डाइट चार्ट प्रिपेयर करना और इंश्योर करना कि वो फॉलो हो रहा है, उसका हम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो साइड इफेक्ट हो सकती है, जैसे कि उल्टी हो या दस्त हो, ऐसे चीज़ों के बारे में हम उनको पहले इन्फॉर्म करके और क्या क्या दवाई हम देना चाहिए किस सिचुएशन में, वो थोड़ा समझा कर उनको इस हिसाब से उल्टी और दस्त हम मैनेज कर सकते हैं, ताकि खाना पीना कम ना हो। एंड दूसरी चीज आकर जो हमें सबसे बड़ा डर होता है कि इन्फेक्शन जो हो सकते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वैक्सीन की यूज करना, या सिंपल चीजें जैसे कि हाथ साफ रखना और मास्क पहनना क्राउडेड प्लेसेस में। तो ऐसी चीजों के साथ में, एंड बस यही नहीं, बट इवन लाइक स्टीम लेना, और अपना जो प्राइवेट एरिया है उसको क्लीन रखना, ये सोचे स्मॉल स्मॉल जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं के वजह से हम इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन सिर्फ बाहर से नहीं बट शरीर के अंदर से भी आ सकता है। तो इसीलिए साफ सफाई है, जैसे हर रोज नहाना, क्राउडेड जगह पर मास्क पहनना, अपना हाथ साफ करके खाना खाना, और डेंटल हाइजीन ठीक रखना, और भाप लेना, स्पेशली जो सर्दियों में है तो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। और कुछ कुछ कंडीशंस में जो लेटरिन का रास्ता साफ रखना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती। तो जैसे आपने कहा कि जैसे उल्टी और उन सब के लिए तो शायद उनका बॉडी में हाइड्रेशन रखना भी शायद काफी जरूरी हो जाता है, और हर एक पेशेंट को लगभग करीबन ऑलमोस्ट 2 to 2.5 लीटर्स वाटर और वो हमेशा मेंटेन करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि जो पानी की मात्रा है वो ढंग से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दवाई जो अपना काम करके फिर बॉडी से निकालना भी होता है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो दवाइयाँ होती है वो गुर्दे की तरफ से ही निकलती है, पेशाब के रास्ते से। तो पानी सही मात्रा में लेना भी काफ़ी मायने रखती है। तो जैसे आपने शुरुआत में कहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस की उनको अपना न्यूट्रिशन ठीक रखना चाहिए। तो फूड हैबिट्स में जैसे आपने बोला मात्रा बढ़ानी चाहिए, उसके अलावा और कोई भी फूड हैबिट्स हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए, कि स्मॉल मील्स लेना, फ्रीक्वेंटली लेना, ऐसा इसके अलावा और भी कुछ है जो उनको फॉलो करने चाहिए? या तो यूजुअली जो होती है भूख काफ़ी कम हो जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान, एक तो बीमारी की वजह से और दूसरा है जो दवाई के असर से भी होती है। तो हम यूजुअली एंकरेज करते हैं मरीजों को कि अगर थोड़ा थोड़ा भी सही, अगर ज़्यादा बार ले पाते हैं, क्योंकि एक टाइम पे ज़्यादा खाना ले पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑफ प्रॉबेबली मुंह में छाले हो गए ट्रीटमेंट की वजह से, या जिनको मतलब अंतड़ियों का दिक्कत होता है, या कैंसर की ट्रीटमेंट वजह से, या कैंसर ही अंतड़ियों के साथ में अगर रिलेटेड होता है, तो उन सिचुएशंस में हम encourage करते हैं उनको कि वो छोटी छोटी मात्रा में ही सही, बट ज़्यादा बार मतलब 5 से 6 बार लेना हम encourage करते हैं। बिकॉज फॉर अस कि पूरे दिन में कितनी मात्रा उनको मिल रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रात दर्द की एक टाइम पे वो कितना खा पा रहे हैं। और भूख की कमी की वजह से भी अगर हम ऐसा स्पेस करते हैं कि हर 2 2 3 3 घंटे में एक फिक्स मात्रा ले पाए, तो उनसे भी उनको मतलब राहत और मिल जाती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स
थोड़े लोगों को डाउट्स होता है कि रॉ फूड्स जैसे सैलड्स या फ्रूट्स को क्या हम ले सकते हैं, अगर हम शुगर पेशेंट्स है तो शुगर एकदम ही बंद कर देना चाहिए। तो ये ऐसे थोड़े मिसकंसेप्शंस रहते हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हो, जो सबसे को टू कॉमन चीज़ें हैं जो खाने के रिलेटेड, जो हमें सवाल मरीज पूछते हैं या उनके जो परिवार पूछते हैं कि क्या हम सलाद या फ्रूट या वेजिटेबल हम ले पाते हैं। तो अभी तक जो हमें जो साइंटिफिक एविडेंस मिला है वो ये है कि जब तक साफ सुथरा चीज़ है, जैसे कि आप अगर कोई जो फल है जिनके स्किन होता है जो आप उतार के खा सकते हो, जैसे केला हो या संतरा हो, तो ये यू कैन टेक इट विदाउट एनी डाउट। अगर एप्पल और कुछ ऐसे चीज़ें हैं तो फिर उसका आप छिलका उतार कर आप बिल्कुल ले सकते हो, जैसे एप्पल हो, खीरा हो, तो उसमें कोई मनाही नहीं है। कुछ कुछ कैंसर, जैसे कि कोई खून के कैंसर हो जहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही तेज़ कीमो देते हैं, हालांकि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है, बट हम थोड़ा सा रेकमेंड करते हैं अगर हो पाए तो बस उस दौरान, मतलब 1 या 2 महीने के लिए हम थोड़ा सा वी रेकमेंड टू कि आप अवॉइड कर लो, ताकि कोई बाहर से इन्फेक्शन ना लगे। बट ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, और सब मरीजों को ये परहेज रखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हो, जैसे कि अगर शुगर कम रखना है, क्योंकि कैंसर हमारा ये जो ग्लूकोज है वो लेता है उसकी वजह से, तो आपको ये याद रखना है कि आपके शरीर को भी शुगर की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि जो भी आप खाना ले रहे हो वो सीधा सिर्फ कैंसर की तरफ ही जाता है या कैंसर ही खा जाएगा। ये एक तरीके से जो सोच है वो गलत है। तो अपना खाना इस चक्कर में कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसर के जो कण होते हैं वो अपने आप से कैसे भी अपना खाना ढूंढ लेते हैं। बट आप ये नहीं कर सकते हो, आपको तो सही लेना ही पड़ेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज कि सैलड्स, फ्रेश नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अवॉइड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उनको बस क्लीन तरीके से, हाइजीनिक तरीके से लेने की जरूरत है, जो कंटिन्यू होते रहना चाहिए। और शुगर बीपी के पेशेंट्स भी अपना जैसा वो नॉर्मल डाइट लेते हैं, लेते रहेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी इसके बिल्कुल। अलावा डॉक्टर राघव, आजकल के डेज में लोग इम्यूनोथेरेपी के बारे में, टारगेटेड थेरेपी के बारे में काफी बात करते हैं और कहते हैं कि इनसे साइड इफेक्ट्स कुछ कहेंगे, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वाकई ही इनके वजह से साइड इफेक्ट्स और तकलीफ कम रहती? जी, जैसे आप कह रहे हो, आपने एक तरीके से सही बात कही है कि जो पिछले 30 सालों में जो नई चीज़ आई है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में, वो है इम्यूनोथेरेपी, जहाँ पे आपके खुद के बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम जगाते हैं ताकि वो कैंसर के कण को सीधा अपने आप से वो ख़त्म कर पाए। और टारगेटेड थेरेपी, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो कैंसर के कण होते हैं वो जन्यु के जो अबनॉर्मेलिटी के वजह से ही होती हैं, तो हम उन जन्युओं को आइडेंटिफाई कर कर उसके अगेंस्ट हम दवाइयाँ बनाकर हम यूज़ कर रहे हैं ताकि कैंसर को हम ख़त्म कर पाएँ। तो ये दो चीज़ें हैं, ये काफ़ी मतलब एक तरीके से एक सटीक अस्त्र है कैंसर को ख़त्म करने के लिए। तो इसी सटीक पनी के वजह से क्या होता है कि आपको साइड इफ़ेक्ट की जो इंटेंसिटी है और साइड इफ़ेक्ट्स की जो नंबर है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसकी वजह से एक तो आप कैंसर को बेटर आप ट्रीट कर पा रहे हो, ख़त्म कर पा रहे हो, और पेशेंट को भी तकलीफ काफ़ी कम होती है साइड इफ़ेक्ट की वजह से। तो एक तरीके से वो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन होता है पेशेंट के लिए। और आपके जो टारगेटेड थेरेपी में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्लियर कट होते हैं, और अभी अराउंड इतनी दवाइयाँ आ चुकी हैं कि अगर साइड इफेक्ट हो भी जाता है तो 90% केसेस में वो बिल्कुल मतलब 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, और पेशेंट काफ़ी आराम से अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर पाते हैं। तो कुल ब कुल दवाइयों में भी बहुत प्रगति हुई है, जिससे सिर्फ कैंसर के लिए डायरेक्टेड, सिर्फ पिन पॉइंट, टारगेटेड तरीके से उनको हम मार पा रहे हैं, और जिससे साइड इफेक्ट्स कम हो रहे हैं। ये सब कैंसर्स के लिए शायद उपलब्ध नहीं है, लेकिन काफी हद तक बहुत तेजी से प्रगति हो रही है, और वो जल्द ही मोस्ट ऑफ द कैंसर्स के लिए अवेलेबल होगा। जी। लास्ट लास्ट में डॉक्टर राघवेंद्र, आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो जिनके खुद के परिवार वाले जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या जो अगर वो इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, तो वो किस मिसकंसेप्शंस या गलत फहमी से उनको बच के रहना चाहिए, जो आपको सबसे ज्यादा कॉमनली कहने का मन करता है अपने खुद के पेशेंट्स को भी? या एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये कैंसर की जो बीमारी हो वह ऐसा फैलता नहीं है।
काफ़ी बार ऐसे होता है कि जो पेशेंट के पार्टनर होते हैं या उनके जो इन लॉज होते हैं या अपनी खुद की फैमिली होती है, तो उनको कंसर्न रहता है कि क्या ये बीमारी फैल सकता है साथ के बैठ के खाना खाने से या रहने से। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो कैंसर होता है एक आदमी से दूसरे को बिल्कुल फैलता नहीं है। तो इस मिसकंसेप्शन की वजह से जो पेशेंट को सपोर्ट, सोशल सपोर्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो ट्रीटमेंट के दौरान या हो या डायग्नोसिस पे जो मिलती है, तो इतनी जो खराब न्यूज़ मिलती है इसको थोड़ा सा हैंडल करने के लिए, तो ये आपको याद रखना है कि उनको आपकी बिल्कुल 100% सपोर्ट चाहिए और ये बिल्कुल ऐसा फैलता नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन इज़ वन थिंग जो मैं वेरी स्ट्रांगली वांट टू पॉइंट कि आप अपने मन से हटा लो और अपने जो मरीज़ हैं उनके साथ आप 100% सपोर्ट दीजिए। और जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इसकी जो न्यूट्रिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आधा जो दवाई काम करता है तो आधा तो खाना ही होता है। तो ये बात काफ़ी बार जो है लोग इग्नोर कर देते हैं या उनके ख्याल से निकल जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो अगर 100% ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं उसमें आधा तो आपका जो खाना पीना है उसी का इम्पोर्टेंस है। तो उसको कभी आप कम मत होने दीजिएगा, उसको मेंटेन करना है और बाकी जो दवाई का आधा वाला हिस्सा है वो हम संभाल लेंगे। आपने बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ एंड किया कि एक कैंसर के मरीज ऑलरेडी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको आइसोलेट करने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनको पॉजिटिव रखने के लिए उनको सपोर्ट देना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राघवेंद्र। बहुत थैंक यू। मैं आई थिंक हमारे व्यूअर्स ने बहुत सीखा होगा और साथ में मैंने भी बहुत कुछ सीखा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।